गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो सब लोग। कोरोना काल चल रहा है, इसके लिए आपकी जो ऑनलाइन क्लासें हैं वो चलाई जा रही हैं। बीए थर्ड ईयर, बीए बीएड थर्ड ईयर के जो विद्यार्थी हैं हमारे, उनके लिए आज हम बात करेंगे शीत युद्ध की। और एक अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध हैं अपने, उसका टॉपिक है शीत युद्ध, कारण और उसके प्रभाव क्या रहे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। शीत युद्ध की जो स्थिति है वो कब उत्पन्न हुई, तो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 के मध्य। उसके बाद विश्व राजनीति में एक अलग तरह की परिस्थिति उत्पन्न हुई। दो गुट बने, एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि पूंजीवाद का नेता था, या पूंजीवादी जो शासन व्यवस्था है, पूंजीवादी जो आर्थिक व्यवस्था है उसका समर्थक या उसका प्रतिनिधि, और दूसरी ओर सोवियत संघ यूएसएसआर जो कि आपके साम्यवादी व्यवस्था या साम्यवादी शासन व्यवस्था, राज्य व्यवस्था का समर्थक या प्रतिनिधि था। दोनों जो थे वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र के रूप में साथ साथ भाग लिया था दोनों ने, तथा दोनों जो है वो धुरी राष्ट्रों के खिलाफ लड़े थे। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, जापान, इनके विरुद्ध इन्होंने साथ में युद्ध किया था। दूसरा जो युद्ध लड़ा गया था उसमें बहुत सारे जो समझौते हुए थे, उनमें भी स्टालिन, आपके रूजवेल्ट, चर्चिल, ये साथ में थे। परंतु कहीं ना कहीं जो अंग्रेज थे या यूरोप, जो आपके ब्रिटेन, अमेरिका जो थे, उनकी नीति जो थी उनमें कहीं ना कहीं बेईमानी थी, या कहीं ना कहीं वो आपके साम्यवादी व्यवस्था के विरोधी थे। तो दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था, उससे पहले हिटलर की जो मनमानी थी, या हिटलर ने जितने भी क्षेत्रों को हड़पा था, वो भी इन पूंजीवादी देशों की तुष्टीकरण की नीति का परिणाम था। वो इस आपके पश्चिम यूरोप में साम्यवादी व्यवस्था के प्रसार को रोकना चाहते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने हिटलर को बढ़ने दिया। बाद में उसका बुरा परिणाम सामने आया, खुद को ही भुगतना पड़ा। पूरे विश्व के सामने एक बड़ी जो नरसंहार स्थिति है वो उत्पन्न हुई। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद में जो परिस्थिति या जो स्थिति छुप के चल रही थी, या ये पूंजीवादी जो देश थे अमेरिका, ब्रिटेन, जो छुप के एक तरह से अंदर ही अंदर विरोध कर रहे थे, वो सामने आ गया। और रूस को, या फिर साम्यवादी जो व्यवस्था है, साम्यवादी जो संघ था यूएसएसआर या रशिया जो था, उसे ये बात समझ में आ गई कि ये जो हैं हमारे कट्टर विरोधी हैं। और युद्ध के दौरान भी उन्होंने ऐसा कुछ बहुत सारे ऐसे किया था। तो शीत युद्ध की जो स्थिति है वो युद्ध से पहले की स्थिति हम मान सकते हैं, एक कोल्ड वार की स्थिति कहते हैं, जिसके अंतर्गत दो विचारधाराओं के बीच में युद्ध था। वो विश्व स्तर पर एक सीधा युद्ध न लड़के अप्रत्यक्ष एक दूसरे को, अपने विरोधियों को नीचा दिखाने, अधिकाधिक शस्त्र इकट्ठे करने, अधिकाधिक तकनीकी प्रसार के माध्यम से, जहाँ कहीं सांस्कृतिक, सामाजिक, हर एक परिस्थिति, हर एक स्थिति में वो अपने विरोधियों को नीचा दिखाने, अधिकाधिक देशों को अपने से जोड़ने की एक व्यवस्था या एक स्थिति जो थी वो बनी थी। दोनों अपने मित्रों का, यानी पूरा विश्व जो था वो दो गुटों में विभाजित हो गया। एक ऐसा कोई देश नहीं बचा कि भाई हम किसी देश के या किसी ग्रुप के सब में शामिल नहीं होंगे। बाद में जाके 1960-65 में जाके आपका जो एक स्थिति जो इससे बाहर निकलने के लिए बनाई गई थी, जिसके अंतर्गत किसी भी गुट में शामिल नहीं होने की जो व्यवस्था थी, निर्गुट जो व्यवस्था थी वो अपनाई गई। कि गुट निरपेक्ष की जो स्थिति है वो अपनाई गई। बहुत सारे देश जिसमें अपने
तत्कालीन भारत के जो प्रधानमंत्री थे श्रीमान पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो थे। युगोस्लोवाकिया के जो नासिर थे, एक कोई और दूसरे थे टीटो करके। तो ये जो 3 बड़े नेता थे, इन्होंने विश्व के ऐसे देश जो अभी स्वतंत्र हुए थे अफ्रीका महाद्वीप के, एशिया महाद्वीप के, उन्हें इस संघर्ष की स्थिति से बचाने के लिए उन्होंने किया कि अपन दोनों में ही भाग नहीं लेंगे, अपन अपना तीसरा गुट बनाएंगे जिसमें कोई गुट की बात नहीं करेंगे, हम दोनों का ही सहयोग करेंगे, दोनों से ही संबंध रखेंगे। यानी उस समय एक बहुत भयावह स्थिति हो गई थी कि कल ही युद्ध होगा, या युद्ध से संघर्ष के पहले की स्थिति है जिसमें एक दूसरे की आलोचना की जाती है सामाजिक दृष्टि से हर स्थिति में। यानी जो अपन सिंपल सी बात करें, जैसे अपन किसी 2 व्यक्तियों के बीच में झगड़ा हो, मान लो हाथापाई हो, लड़ाई हो, तो उससे पहले क्या होता है, एक दूसरे की आलोचना होती है, एक दूसरे को भला बुरा कहा जाता है। वो स्थिति है युद्ध से पहले की स्थिति। इसके अलावा जहाँ किसी भी मोर्चा हो, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, शिक्षा का हो, या मौका मिले तो सैनिक युद्ध की स्थिति हो, हर स्थिति में एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को जो है एक दूसरे के विरुद्ध खड़े रहे थे। इसमें बताया गया है, अपनी बुक में लिखा है कि द्वितीय शीत युद्ध शब्द से सोवियत संघ और अमेरिकी शत्रुतापूर्ण और तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अभिव्यक्ति होती है, जो कि द्वितीय महायुद्धोत्तर विश्व राजनीति की वास्तविकता थी। इन शत्रुतापूर्ण संबंधों को गर्म युद्ध में परिवर्तित किए बिना इस शीत युद्ध में वैचारिक घृणा, राजनीतिक अविश्वास, कूटनीतिक जोड़ तोड़, सैनिक प्रतिस्पर्धा, बड़े स्तर पर जो सशस्त्रीकरण हुआ, हथियार बेचे गए, हथियार बनाए गए, जासूसी, मनोवैज्ञानिक युद्ध, कटुतापूर्ण संबंध देखे गए। शीत युद्ध न होते हुए भी युद्ध की इसी परिस्थितियां को बनाए रखने की कला थी, जिसमें प्रत्येक विषय पर विश्व शांति के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि अपने संकीर्ण स्वार्थ को ध्यान में रखकर विचार और कार्य किया जाता। शीत युद्ध सोवियत संघ अमेरिकी आपसी संबंधों की वह स्थिति थी जिसमें दोनों पक्ष शांतिपूर्ण राजनीतिक संबंध बनाए हुए भी परस्पर शत्रुता भाव रखते थे। यानी आमने सामने कभी दोनों के बीच में युद्ध नहीं हुआ, दोनों दूसरे विश्व युद्ध से पहले तो मित्र थे, परंतु इस स्थिति में ऊपरी दिखावे में दोनों में अच्छे संबंध थे पर परस्पर शत्रुता का भाव रखते थे। शस्त्र युद्ध के अतिरिक्त अन्य सभी उपायों से एक दूसरे की स्थिति और शक्ति को निरंतर दुर्बल बनाने का प्रयत्न कर रहे थे। ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें रण क्षेत्र मानव का मस्तिष्क था, ये मनुष्य के मनु में लड़ा जाने वाला युद्ध था। इसे स्नायु युद्ध भी कहा जाता है। इसमें रण क्षेत्र का सक्रिय युद्ध तो नहीं होता, परंतु विपक्षी राज्यों के सभी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संबंधों में शत्रुता भाव बड़े तनाव की स्थिति थी। शीत युद्ध वस्तुतः युद्ध के नर संहारक दुष्परिणाम से बचते हुए युद्ध प्राप्त करने होने वाले समस्त उद्देश्यों को प्राप्त कर एक नूतन शस्त्र था। शीत युद्ध का प्रकार एक प्रकार से वाक युद्ध था, जिसमें कागजों के गोले, पत्र पत्रिका, रेडियो, प्रचार साधनों में लड़ा गया था। इसमें प्रचार द्वारा विरोध गुट के देश की जनता के विचारों को प्रभावित करके उनके मनोबल को क्षीण करना, अपनी श्रेष्ठता और शक्ति, न्यायप्रियता का तार्किक दावा करना। वस्तुतः शीत युद्ध एक प्रचारात्मक युद्ध था जिसमें एक महाशक्ति दूसरी के प्रति घृणित प्रचार कर रही थी। ये एक प्रकार का कूटनीतिक युद्ध भी था जिसमें शत्रु को अकेला करने और मित्रों की खोज करने की चतुराई का प्रयोग किया जा रहा था। यानी जो भी स्वतंत्र राष्ट्र थे उनका नए नए जो राज्य बने थे, जैसे अपने भारत बना था, और भी जो देश बने थे एशिया महाद्वीप के, अफ्रीका महाद्वीप के, सभी स्वतंत्र देशों को आर्थिक सहायता दी जा रही थी, उन्हें अनाज वगैरह उपलब्ध करवाया जा रहा था। यानी आप जिस भी गुट में शामिल हो गए उसके बाद में आपको जो है वो नेता जो है वो आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाएगा। जैसे भारत पाकिस्तान की स्थिति थी जिसमें भारत जो था वो किसी गुट का सदस्य नहीं था, जबकि पाकिस्तान जो है वो आपके अमेरिकी गुट का सदस्य था। बाद में 1975 तक जाते जाते भारत जो है वो रूस की ओर आकर्षित हुआ है, रूस की ओर झुका हुआ था इंदिरा गांधी के शासनकाल में। तो आपका जो आतंकवादी भारत आना या 1971 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई या 1965 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई के समय अमेरिकी फौज या अमेरिकी जो हथियार हैं वो पाकिस्तानी सेना को उपलब्ध करवाए गए तथा भारत के लिए रशियन जो वेपन्स हैं वो उपलब्ध हुए।
तो इस प्रकार एक दूसरे के मित्रों के युद्ध, जहाँ युद्ध की स्थिति बनती वहाँ एक दूसरे का विरोध करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना तथा नए राज्यों को अपने ग्रुप में शामिल करना, उनकी आर्थिक सहायता आदि करके अपनी जो वैचारिक व्यवस्था है उसे ज़्यादा मतलब प्रभावशाली बनाना, ज़्यादा ऊपर तक लेके जाना, ये बताना कि हम जो हैं वो सर्वोपरि हैं, हम जो हैं वो सबसे ऊपर हैं, हमारी जो व्यवस्था है वो साम्यवादी व्यवस्था से अच्छी है, जबकि दूसरी जो व्यवस्था है पूंजीवादी है वो कहते हैं कि हम साम्यवादियों से अच्छे हैं। इस प्रकार एक जो तनावपूर्ण स्थिति थी, जो कि आपके वैचारिक गतिरोध की स्थिति थी, उसे हम शीत युद्ध की संज्ञा दे सकते हैं। सामान्यतः शीत युद्ध के लक्षण क्या थे? तो पहला लक्षण बताया हुआ है, शीत युद्ध दो सिद्धांतों का नहीं अपितु दो भीमका शक्तियों सोवियत संघ और अमेरिका का संघर्ष था। यानी बोलने को ऐसे कहते हैं कि दोनों के बीच में वैचारिक या सैद्धांतिक गतिरोध था, बल्कि वास्तव में जो था वो दोनों जो बड़े नेता थे या दो बड़ी जो महाशक्तियां थी उनके आपसी स्वार्थों के बीच का युद्ध था। शीत युद्ध में प्रचार का महत्व था, वह वाक युद्ध था। इसमें हथियार काम में नहीं लिए गए थे, वैचारिक युद्ध लड़ा जा रहा था। एक दूसरे की विचारधारा को, एक दूसरे के इतिहास को, एक दूसरे के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार की जो व्यवस्था है उसका जो वैचारिक दृष्टि से नीचा दिखाने का की व्यवस्था जो है वो शीत युद्ध के दौरान थी। शीत युद्ध में दोनों महाशक्तियां व्यापक प्रचार, गुप्तचरी, सैनिक हस्तक्षेप, सैनिक संधियां, प्रादेशिक संगठनों की स्थापना करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने में लगी हुई थी। यानी सभी अपने नए मित्र बनाने में लगे हुए थे। अमेरिका जो है उसने अनेक संधियां की अमेरिका महाद्वीप के, एशिया महाद्वीप के देशों के साथ में। उसी प्रकार सोवियत संघ जो था उसने भी नए मित्र बनाए, नए देशों के साथ में संधि की। और सबसे बड़ी शर्त जो थी संधियों की वो ये थी, यदि आप सोवियत संघ के मित्र या संघ में शामिल हो तो आपके यहाँ जो साम्यवादी व्यवस्था लागू होगी, उसके साथ साथ आप पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करोगे या पूंजीवादी जो देश है उनसे ज़्यादा संबंध नहीं रखोगे। ऐसे ही यदि पूंजीवादी ग्रुप में शामिल थे, अमेरिकी ग्रुप में शामिल थे, उन देशों के साथ भी यही शर्त थी कि आप जो है रशियन संघ का विरोध करोगे या उनका सहयोग नहीं करोगे, उनके साथ नहीं जो किसी प्रकार के संबंध हैं, राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक संबंध है वो नहीं रखोगे। दोनों शिविरों के मध्य तनावपूर्ण संबंधों की स्थिति को शीत युद्ध कहा गया है। ये गर्म युद्ध से भी अधिक भयानक था। इसके साथ साथ एक जो युद्ध होता है उससे कहीं ज़्यादा घातक था। इसके परिणाम स्वरूप बहुत जो बड़ी मानसिक क्षति जो है वो विश्व स्तर पर उठाई गई। इसे मस्तिष्क में युद्ध के विचार को प्रश्रय देने वाला युद्ध कहा जा सकता है। कारण है शीत युद्ध के, उसमें पहला कारण है ऐतिहासिक कारण। 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद में रूस में जो साम्यवादी व्यवस्था है उसकी स्थापना हुई थी। और साम्यवादी जो व्यवस्था है उसका उद्देश्य जो था वो ये है कि वो पूंजीवाद को पूर्णतः समाप्त करने वाली व्यवस्था है। परिणाम स्वरूप पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच में कभी नहीं बनने वाली व्यवस्था स्वतः ही हो गई। और इसी कारण अमेरिका या फिर जितने भी पूंजीवादी देश हैं वो अपना सबसे बड़ा शत्रु जो है वो रूस को मानते थे। 1900 ब्रिटेन, अमेरिका, इन्होंने तो 1924, 1933 तक रशिया को मान्यता दी थी कि भाई साम्यवादी देश सरकार जो है उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता है, उन्होंने 1924-33 में जाते दी हुई थी। इसके साथ साथ वो हिटलर से ज़्यादा उसे खतरनाक मानते थे। यानी हिटलर जो है वो पनपा, हिटलर जो है वो 1930 से 1940 तक जिस प्रकार उसने अपना प्रसार किया, जिस प्रकार उन्होंने राज्यों को हड़पा, उनमें इनकी तुष्टीकरण की जो नीति थी ब्रिटेन की, अमेरिका की, इसका सबसे बड़ा कारण था कि वो चाहते थे कि एक बीच में दीवार बनी रहे रूस के और यूरोप के बीच में। जर्मनी यदि ताकतवर होगा और वहाँ पे यदि ऐसी सरकार होगी तो निश्चित रूप से जो साम्यवादी व्यवस्था है उसका प्रसार नहीं होगा। तो ऐतिहासिक कारण था कि प्रारंभ से जब से साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना हुई थी तब से ही आपके जो पूंजीवादी देश हैं वो इसका विरोध करते रहे थे।
पश्चिमी देश साम्यवादी रूस को नाजी जर्मन की अपेक्षा अधिक आशंका की दृष्टि से देखते थे। पश्चिमी देश हिटलर को सोवियत संघ पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित करते थे। दूसरा देखो, दूसरे विश्व युद्ध की एक घटना है, द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। एक तरफ अमेरिका, रूस, ये ब्रिटेन, फ्रांस, ये जो थे वो जर्मनी के पश्चिम में स्थित थे, और एक तरफ पूरब में जो है वो रूस स्थित था। जब जर्मनी ने रशिया पर आक्रमण किया और बड़े भूभाग पर बड़ी क्षति पहुंचाई, तो स्टालिन जो था उसने चर्चिल और रूजवेल्ट से रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप जर्मनी के विरुद्ध पश्चिम में मोर्चा खोलो, ताकि उसकी सेना जो है वो पश्चिम की तरफ बटे या पश्चिम पूर्व में बटे, तो हमारा ज़्यादा नुकसान नहीं हो। महीनों तक स्टालिन जो है वो रिक्वेस्ट करता रहा, सैन्य अधिकारी जो है वो रिक्वेस्ट करते रहे कि भाई पश्चिम में मोर्चा खोला जाए, दूसरा मोर्चा खोला जाए जर्मनी के खिलाफ, वहाँ से उधर की ओर से आक्रमण किया जाए तो हमें जो क्षति है वो कम होगी। परंतु ऊपर से वो हामी भर रहे थे, या ऊपर से वो उसके पक्षधर थे, परंतु अंदर ही अंदर वो खुश हो रहे थे कि अच्छा है, जितना हो सके उतना जो आपके रशिया का नुकसान है वो होने दिया जाए। तो इस प्रकार दूसरे विश्व युद्ध के दौरान के बाद में ही दोनों जो व्यवस्थाएं हैं, दोनों जो नेता हैं, उनमें मतभेद हुए, और धीरे धीरे स्टालिन को बात समझ में आ गई कि ये जो मित्र राष्ट्र हैं ये वास्तव में मित्र नहीं है, ये केवल ऊपर दिखावे के मित्र हैं या अपनी आवश्यकता के लिए ही मित्र हैं। जब दूसरा मोर्चा नहीं खोला तो बड़े स्तर पर जो रशिया को इसकी हानि उठानी पड़ी जन धन की, और युद्ध के बाद में एक मतभेद का सबसे बड़ा कारण है वो दूसरा युद्ध था, जो आपके मोर्चा था वो ही रहा था। यानी जानबूझकर मित्र राष्ट्रों ने रूस को नुकसान पहुंचाने के लिए जर्मनी के विरुद्ध पश्चिम में मोर्चा है वो नहीं खोला। युद्धोत्तर उद्देश्यों में अंतर। अमेरिका और सोवियत संघ के युद्धोत्तर उद्देश्यों में स्पष्ट भिन्नता थी। भविष्य में जर्मनी के विरुद्ध सुरक्षित रखने के लिए सोवियत संघ और यूरोप के सभी देशों में सोवियत प्रभाव क्षेत्र में लाना चाहता था। तो पश्चिमी देशों के मत में जर्मनी की पराजय से सोवियत संघ के अत्यंत शक्तिशाली हो जाने का भय था। ये देश सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव क्षेत्र को सीमित रखने के लिए कटिबद्ध थे। इसके लिए आवश्यक था कि पूर्वी यूरोप के देशों में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हो, जिसके लिए स्वतंत्र निर्वाचन कराने के लिए आवश्यक थे। स्टालिन के मत में इन देशों में स्थापित साम्यवादी सरकारें ही वास्तविक जनतांत्रिक सरकारें थी। यानी युद्ध के बाद का जो उद्देश्य था वो ये था कि जितने भी ये सारे देश हैं उन सभी में क्या होगा, साम्यवादी सरकार की स्थापना की जाएगी। ये तो उद्देश्य था आपके सोवियत संघ का। जबकि दूसरी ओर अमेरिका और ब्रिटेन, जितने भी पूंजीवादी देश थे, वो चाहते थे कि युद्ध के बाद में जितने भी स्वतंत्र राज्य बनेंगे उन सभी में लोकतांत्रिक सरकारों की स्थापना की जाएगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो चाहते थे कि जर्मनी का पूर्ण विनाश नहीं होना चाहिए। जर्मनी जो है वो पूर्णतः नहीं हारना चाहिए, वो उतना कमजोर नहीं होना चाहिए। यदि वो पूर्णतः हार जाएगा या उसके टुकड़े हो जाएंगे, इस स्थिति में क्या होगा कि रूस जो है वो ज़्यादा ताकतवर होगा, परिणाम स्वरूप उसके प्रसार में वृद्धि होगी, बहुत सारे देश जो हैं वो साम्यवादी व्यवस्था को अपनाएंगे। तो युद्धोत्तर उद्देश्यों में अंतर था। एक तरह दो मित्र राष्ट्र थे, रशिया और अमेरिका एक साथ लड़ भी रहे थे, परंतु उनके युद्ध के बाद के जो उद्देश्य थे, युद्ध करने का उद्देश्य जो था वो दोनों का भिन्न भिन्न था। इसके बाद में जैसे ही आपके रशिया को इसकी स्थिति या मेरी पूंजीवादी देशों की जो सोच है उसका पता चला, उसके बाद में धीरे धीरे उसने भी अपने जो संधियां थी, अपनी जो शर्तें रखी गई थी उनको तोड़ना शुरू कर दिया तथा पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करना शुरू कर दिया। इसी का एक उदाहरण था सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना करना। याल्टा सम्मेलन हुआ था 1945 में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए जो 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 आपके समझौते हुए थे या सम्मेलन हुए थे, उसमें एक याल्टा सम्मेलन था। रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल तीनों के बीच में एक समझौता हुआ था। में माना गया था कि पोलैंड में सोवियत संघ द्वारा संरक्षित लुब्निन शासन और पश्चिमी देशों द्वारा संरक्षित लंदन शासन के स्थान पर स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन पर आधारित एक प्रतिनिधित्वात्मक शासन की स्थापना की जाएगी। पोलैंड में युद्ध से पहले की स्थिति थी कि दो ग्रुप थे, एक लुब्निन का ग्रुप था और दूसरा लंदन शासन का ग्रुप था। दोनों में ये था कि ब्रिटिश या फिर पूंजीवादी लोग चाहते थे कि हमारे पक्ष की सरकार बने,
और सोवियत संघ चाहता था कि हमारे पक्ष की सरकार बने। अब जो याल्टा सम्मेलन था उसमें तय किया गया था कि अपन ना तो आपके समर्थित सरकार बनाएंगे ना हमारी समर्थित सरकार बनाएंगे, वहाँ पे चुनाव करवाएंगे और जो जनता चाहेगी निर्वाचित सरकार जो है वो बनेगी। परंतु जैसे ही युद्ध समाप्त होना था उससे पहले ही सोवियत संघ ने अपनी समर्थित जो लुब्निन सरकार थी उसको वहाँ पे गठित कर दिया और जनतांत्रिक पार्टियों को मिलने वाली कार्यवाही जो भी प्रकार का उनका आपके प्रचार प्रसार चल रहा था उन सभी पर रोक लगा दी। हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया में भी सोवियत संघ द्वारा युद्ध विराम समझौते और याल्टा समझौते की संधियों का उल्लंघन करके वहां पर भी क्या किया, साम्यवादी सरकारों की स्थापना करवा दी। और इसी का परिणाम था कि दोनों के बीच में जैसे ही इसने यहाँ पे सोवियत सरकारों की स्थापना की या साम्यवादी समर्थित सरकारें बनाई तो प्रतिरोध तो होना ही था या प्रतिक्रिया तो होनी थी। तुरंत अमेरिका या पूंजीवादी शासक जो हैं वो उसके विरुद्ध आ गए और उन्होंने भी अपनी तरह से अपने प्रकार की शासन व्यवस्था की स्थापना के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। मंचूरिया स्थित सोवियत फौजों ने 1946 के प्रारंभ में राष्ट्रवादी सेनाओं को तो वहां प्रवेश ही नहीं दिया, जबकि साम्यवादी सेनाओं को प्रवेश संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करवाई। उनका संपूर्ण युद्ध सामग्री सौंपी दी गई जो जापानी सेना भागते हुए छोड़ दी गई। याल्टा समझौते के विरुद्ध की गई सोवियत संघ की कार्रवाई से पश्चिमी राष्ट्रों के हृदय में सोवियत संघ के प्रति संदेह उत्पन्न हो गया। ये तो पहले से संदेह की स्थिति में ही था, क्योंकि जब इसकी उत्पत्ति हुई तब से ही पूंजीवादी देश जो हैं वो इसके विरोधी ही थे, क्योंकि ये पूर्णतः पूंजीवाद की विरोधी व्यवस्था है जो कि नहीं चाहती कि किसी प्रकार का जो आपके उत्पादन की इकाइयों पर किसी का अधिकार हो या फिर उत्पादन से प्राप्त लाभ जो है वो किसी व्यक्ति विशेष को प्राप्त हो। इस प्रकार की व्यवस्था जो है पूंजीवादी व्यवस्था। वास्तव में यदि अपन बात करें साम्यवादी शासन व्यवस्था की और रसिया में उसके प्रसार की, तो 1917 से पहले रसिया जो है औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ देश था। इसके साथ ही आपके एजुकेशन की दृष्टि से, अन्य प्रकार के जो उत्पादन है उनकी दृष्टि से सभी क्षेत्रों में बहुत पिछड़ा हुआ देश था। 1905 में जापान का और रसिया का युद्ध हुआ था। एक बहुत बड़ी सेना जापान रसिया के पास में थी, बहुत बड़ा देश है, जिसे एक छोटे से देश ने हरा दिया था। उसी के परिणाम स्वरूप वहाँ की जो जनता थी उसमें एक गतिरोध की स्थिति और बाद में लेनिन जो है उसकी विचार और उसका नेतृत्व जो है उसके परिणाम स्वरूप वहाँ पे साम्यवादी सरकार जो है उसकी स्थापना हुई। और 1917 से लेकर 1945 तक रूस जो है वो विश्व शक्ति बन गई। एजुकेशन के क्षेत्र में मानो या साक्षरता के क्षेत्र में मानो या फिर उत्पादन की दृष्टि से, इंडस्ट्री की दृष्टि से, औद्योगिक दृष्टि से भी उन्होंने 20 साल में जितना विकास किया उतना जो है साम्य पूंजीवादी व्यवस्था में या लोकतांत्रिक व्यवस्था में संभव नहीं है। तो इन कारणों से दूसरे देश जो थे वो साम्यवादी व्यवस्था के प्रति आकर्षित हो रहे थे। और एक साम्यवादी व्यवस्था की सबसे विशिष्ट बात है कि उसमें किसी प्रकार का जो पूंजीगत भेदभाव है वो नहीं होता है। लोगों के पास में सभी लोगों की आर्थिक स्थिति समान होती है, कोई गरीब नहीं होता है, कोई अमीर नहीं होता, सभी को अपनी योग्यता के अनुसार काम करना होता है। तो सभी को अपनी आवश्यकता की पूर्ति जो होती है वो सरकार द्वारा की जाती है। एक व्यवस्थित और ईमानदारी से यदि व्यवस्था चले तो साम्यवादी व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। परंतु यदि उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ हो जाए, बेईमानी शुरू हो जाए, भ्रष्टाचार शुरू हो जाए तो फिर वो सफल नहीं हो सकती। ये थे आपके शीत युद्ध जो है वो क्या था या कब शुरू हुआ। तो शीत युद्ध जो है वो दूसरे विश्व युद्ध से लेकर 1990 तक एक बना वैचारिक संघर्ष की स्थिति थी, जिसमें एक तरफ जो है वो पूंजीवादी थे तो दूसरी तरफ साम्यवादी थे। पूंजीवादियों का नेता जो था वो अमेरिका था और साम्यवादी जो व्यवस्था है उसका नेता है वो सोवियत संघ था। 1990 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और उसके बाद में शीत युद्ध की स्थिति है वो समाप्त हो गई। तो एक वैचारिक युद्ध था जिसमें वो एक दूसरे को प्रत्येक मोर्चे पे नीचा दिखाने, यानी युद्ध से पहले की स्थिति थी। सिर्फ युद्ध जो है वो बंदूकों से या बारूद से नहीं लड़ा गया, बल्कि क्या किया गया, विचारों से लड़ा गया, न्यूज से लड़ा गया, पेपर से लड़ा गया, या फिर आपके जो अन्य सूचना के साधन है उनके माध्यम से लड़ा गया, जहाँ कहीं भी शिक्षा के माध्यम से लड़ा गया। अपने विचार जो है उनका अधिकाधिक प्रसार प्रसार किया गया। धन्यवाद। बाकी अपन कल बात करेंगे इसके जो
अन्य कारण है उनकी और शीत युद्ध के प्रभावों की। धन्यवाद।